आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे उस हमले की जिसने रूस को दहला दिया और उसके बाद एक बड़ा हमला और एक बड़ा युद्ध का डर पूरी दुनिया पर कैसे मंडरा रहा है। आज सबसे पहले उन 5 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करती हूं जो रूस पर हुए हमले से बड़ी चेतावनी लेकर आई है। सबसे पहली खबर यह कि रूस ने वर्ल्ड वॉर की धमकी दे दी, और ये धमकी किसी और को नहीं, सीधे अमेरिका को दी है, डोनाल्ड ट्रंप को दी है। इसके मायने क्या है, आज महाभारत में इसकी बात करेंगे। इसी के साथ साथ दूसरी बड़ी खबर आपको बताती हूं। दूसरी बड़ी खबर यह कि यूक्रेन पर क्या परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रूस ने अपने परमाणु बेड़े को लेकर एक बड़ी बैठक की है। बात इसकी भी करूंगी आज महाभारत में, क्या ये एक सामने क्लियर और प्रेजेंट डेंजर है। तीसरी बड़ी खबर महाभारत में जिसकी बात करूंगी, रूस को एक रात में 17,000 करोड़ का झटका है, और यह सबसे छोटा एस्टिमेट है। कुछ लोगों को लग रहा है इससे 4 और 5 गुना ज्यादा बड़ा एक नुकसान रूस को हुआ है एक ही रात में, जिसका बदला रूस जरूर लेगा। इसी के साथ साथ चौथी बड़ी खबर आपको बता देती हूं, हर युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये चीन का बयान आया है। चीन का कहना है कि अगर आज तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए जिम्मेदार है। बात इसकी भी करेंगे। और इसी के साथ साथ पांचवी बड़ी खबर यह भी कि यूक्रेनी हमले का विध्वंसकारी जवाब रूस देगा, ये अमेरिका ने यूरोप को चेता दिया है। यानी पूरा यूरोप इस बात के लिए तैयार रहे कि एक बड़ा विध्वंसकारी हमला रूस की तरफ से आ सकता है। हम सबको तैयार रहने की जरूरत है, ये अमेरिका ने कहा है। ये बड़ी खबरों पर आज बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले बात इसकी करना चाहती हूं कि कैसे रूस पर एक बड़ा हमला हुआ और सस्ता ड्रोन बड़ा धमाका हुआ। यह मैं क्यों कह रही हूं, युद्ध का तरीका ही बदल गया है। अब सस्ते ड्रोन्स के जरिए कैसे बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो ड्रोन्स जाकर रूस के अंदर हमला करते हैं और उन्हें हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाते हैं। वो खुद कैसे कुछ हजार रुपए के बने हुए हैं, लेकिन वो बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, रूस के जो बॉम्बर्स हैं उनके पास जाता हुआ ड्रोन, उसी कैमरे से ली हुई तस्वीर, और कैसे उन करोड़ों के नुकसान को अंजाम देते हैं ये कुछ हजार रुपए के बने हुए ड्रोन्स। ये क्या युद्ध का तरीका बदल रहा है। आपने हाल ही में देखा था कैसे भारत ने भी पाकिस्तान में घुसकर एक स्ट्राइक की उनके आतंकी नेटवर्क पर, और वो कैसे हुई थी, वो भी ड्रोन्स के जरिए हुई, वो भी आपने देखा। आज महाभारत में बात कर रही हूं कि क्या युद्ध का तरीका बदल रहा है, और क्या ये सस्ते हथियार जो ड्रोन्स हथियार हैं, इन्होंने युद्ध का तरीका बदल दिया है। मैं बात इसकी करूंगी। जरा ड्रोन्स की तस्वीरें जरा दिखा दीजिए एक बार, क्योंकि ये जो ड्रोन्स बने हुए हैं ये कुछ हजार रुपए के ड्रोन्स हैं, और ये ड्रोन वॉरफेयर क्या दुनिया में युद्ध का तरीका बदल रहा है। आज महाभारत इस पर करूंगी, क्योंकि जो एस्टिमेट है वो ये कहता है कि 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान रूस को एक रात में हुआ है, और उसकी वजह है ये ड्रोन हमले। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि कैसे हुआ है ये हमला रूस के ऊपर, जिससे रूस में भारी तबाही मची है। अब इस तरीके को जरा देखिए भी, समझिए भी, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने इसकी तैयारी 1.5 साल तक की है, और 1.5 साल तक अगर इसकी तैयारी की है तो कैसे उसको अंजाम दिया, जरा आप इसके जरिए समझिए। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन के 4 एयरबेस पर स्ट्राइक की यूक्रेन ने रूस के, और रूस में 4500 किलोमीटर दूरी तक हमला किया है। कैसे किया, साइबेरिया में इस ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। ट्रकों के जरिए रूस के अंदर ड्रोन पहुंचाए गए, कुछ इसी तरह से ट्रक्स के अंदर, ट्रक की छत पर कंसील कर छुपाकर ये ड्रोन्स रखे गए थे, कामिकाजी ड्रोन्स। और यूक्रेन ने तस्करों के जरिए इन ड्रोन्स को रूस के अंदर भेजा। अब इन ट्रकों को रूस के जो इंपॉर्टेंट एयर बेसेस थे उनके पास पहुंचाया गया। ड्रोन्स को चोरी छिपे रूस के अंदर तक पहुंचाया। अब जो मूविंग ट्रक्स हैं, कुछ इसी तरह से इन मूविंग ट्रक्स की छतें खुली, उससे ड्रोन्स लॉन्च हुए
और वो ड्रोन सीधे जाकर रूस के एयरबेसेस पर तबाही मचाते हैं। रूस के पर 4 ट्रकों से इसी तरह से ड्रोन हमले किए गए। हमले के वक्त ट्रकों की छतें खुल गई थी, जो आप यहां देख रहे हैं, और उन्हीं से ये लॉन्च हुए, रूसी एयरबेसेस पर पहुंचे, भारी तबाही मचा दी। और ये रूस के एयरबेसेस पर तबाही की तस्वीर है। 40 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस हमले में तबाह हो गए। ज़ेलेंस्की का कहना है 1.5 साल तक हमने इसकी तैयारी की। A-50 और Tu-95 फाइटर जेट्स इससे तबाह कर दिए गए। उनका यह कहना है कि यूक्रेन से रूस पर लंबी दूरी की मार वो कैसे करते हैं, इसका एक तरीका वो ढूंढ रहे थे, और उन्होंने ये तरीका निकाला कि कैसे ड्रोन्स को छुपाकर ट्रकों में रूस के अंदर तक भेजा, और वहां से ट्रकों की छत खुलकर वो ड्रोन्स कैसे रूस के जो एयर बेसेस थे उन पर हमला करते हैं। ये अपने आप में दिखाता है किस तरह की स्ट्रैटेजी भी थी, और ये भी दिखाता है कि क्या ड्रोन अब नया हथियार है। मैं बार बार भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव था उसकी बात कर रही हूं, क्योंकि उसमें आपने वो ड्रोन्स का इस्तेमाल देखा है। मैं उसकी बात करूंगी, पहले एक जल्दी से रिपोर्ट देख ली। यूक्रेन के हमले में रूसी एयरबेस धुआं हो गया। बम बरसाने वाले उसके 40 विमान तबाह हो गए। हमला इतनी सफाई और रणनीति से हुआ कि इसे मॉडर्न पर्ल हार्बर तक कहा जा रहा है। यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की तैयारी हो रही थी। इसके पीछे वजह भी खुद रूस ही है। शनिवार को यूक्रेन में करीब 109 ड्रोन और 5 मिसाइलें दागी गई। रूसी ड्रोन और मिसाइलों के हमलों में यूक्रेन में 2 लोगों की मौत हो गई। सुमी क्षेत्र में कई इमारतें तबाह हो गई। अब यूक्रेन पर हमला हुआ तो ज़ेलेंस्की का पारा 7वें आसमान पर था। इसके बाद यूक्रेन ने रूस पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाई। यूक्रेन ने हमला किया तो अब रूस चुप बैठने वाला नहीं था और पलटवार करने में थोड़ी भी देरी नहीं की। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और गाइडेड बमों की बारिश कर दी। रूसी हमले में खार्किव की 10 जगहों पर धमाके हुए, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए। 48 घंटों के अंदर यूक्रेन पर रूस का यह दूसरा बड़ा हमला है। इस हमले में यूक्रेन के 6 लॉन्चर और 50 से ज्यादा ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। रूसी मिसाइल हमले में 12 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को एक जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है। अमेरिका में तबाही मचाता है, लेकिन जापान की इस गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला कर दिया था, जिसकी गवाही आज भी देखने को मिलती है। यूक्रेन के इस हमले को मॉडर्न पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से विश्व युद्ध शुरू होगा? क्या एक बार फिर न्यूक्लियर हमला हो सकता है? क्या दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला होने वाला है। आज महाभारत में मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि हाल ही में हमने भारत पाकिस्तान के बीच एक तनाव देखा, और उसमें कैसे भारत ने पाकिस्तान के जो टेरर हाइडआउट्स थे उन पर हमला किया। उसके बाद हमने एक ड्रोन वॉरफेयर भी देखा। हमने किस तरह से ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में हमला किया वो आपको दिखाया। क्या ये युद्ध पूरी तरह से बदल गया है? और आज बात करूंगी कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज रहा है। ये इसलिए क्योंकि रूस ने अपना परमाणु जो बेड़ा है उसको लेकर बड़ी बैठकें की है। मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूं इस वक्त कौन कौन से वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आपने देखा कि एक युद्ध 4 दिन तक चलता रहा। इजराइल और हमास के बीच एक जंग पिछले कई सालों से चल रही है, जिसमें जो तस्वीरें हैं वहां से आती हैं वो आपको दिखाते हैं। वहीं आपको मैं ये भी बताऊं कि इजराइल और ईरान के बीच भी एक युद्ध भूमि खुली हुई है, क्योंकि ईरान बार बार आतंकी जो संगठन है उन्हें मदद करता है। इजराइल इसके खिलाफ है। ईरान तो इजराइल को ही आतंकी कहता है। इसी के साथ रूस और यूक्रेन के बीच एक वॉर
पिछले 3 सालों से जारी है और इसके चलते जो नया खतरा खड़ा हो गया है वो है रूस और अमेरिका के बीच जंग का, क्योंकि सीधे सीधे पुतिन और रूस की धमकी डोनाल्ड ट्रंप को आई है। वो धमकी क्या है मैं आपको दिखा देती हूं, उसके बाद मैं बात करूंगी कि इसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है। मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे रूस के जो अधिकारी हैं उन्होंने सीधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप को दी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने कहा था कि आग से खेल रहे हैं पुतिन के लिए कहा था आग से खेल रहे हैं, मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरा हो सकता था, बुरा मतलब बहुत बुरा। लेकिन वो उनका कहना यह था कि मैंने चीजों को संभाल लिया है, मैं गलत चीजों की बात कर रहा हूं, रूस के साथ बहुत गलत हो सकता था। अब रूस की तरफ से जो दिमित्री मेदवेदेव है, पुतिन के अधिकारी है, रूस के अधिकारी, उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आग से खेल रहे वाले बयान पर मैं ट्रंप को सीधे कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज के बारे में जानता हूं और वो तीसरा विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वॉर 3। उम्मीद है कि ट्रंप इस बात को समझ जाएंगे। यानी अब खुलकर रूस ने वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दे दी है, रूस ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। जब वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही है तो इस युद्ध के अगले लेवल पर जाने की भी डर रहता है और वो डर है एक न्यूक्लियर वॉर का। वो न्यूक्लियर वॉर कैसी हो सकती है? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रूस की सड़कों पर जैसे ही मिसाइल मूवमेंट हुआ है उसकी तस्वीरें हैं और ये ज्यादा हड़कंप मचाने वाली इसलिए है क्योंकि रूस पर एक बहुत भयंकर तबाही मचाने वाला हमला कल बीती रात हुआ। उसके बाद रूस कैसी तैयारी कर रहा है इसे लेकर जल्दी से एक जानकारी भी आपको दे देती हूं कि कैसे रूस में बड़ी बैठकें हो रही हैं। उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ गए महाभारत में, मैं उनके पास जाने वाली हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूं कि पुतिन ने कैसे एक प्लान तैयार किया है। और अब आप सोचिए ज़ेलेंस्की 1.5 साल से वो प्लान बना रहे थे, पुतिन इसका जवाब कैसे देंगे? यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये सिर्फ हमला यूक्रेन पर नहीं है, ये हमला दुनिया के अलग अलग देशों को एक साथ और 2 बेड़ों में खड़ा करने के लिए मजबूर करेगा। रूस में एटमी हथियारों का मूवमेंट हुआ है, सड़कों में एटमी मिसाइल्स का काफिला निकला है, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी। एटमी कमांड सेंटर में एक बड़ी बैठक हुई है, कुछ इसी तरह की बैठक जो आप इस वक्त मेरे सामने देख रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में फिर से एटमी खतरे का एक डर खड़ा हो गया है। पुतिन ने पहले ही चेतावनी दी थी, ये वो पहले कह चुके हैं कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो वो किसी भी कदम को उठा सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब था परमाणु हमला। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपको से एक बार करा देती हूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल सिवाच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ हैं और इसी के साथ साथ मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत कर रही हूं एक बार सीधे मेजर जनरल सिवाच, मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं। ये बार बार पूछा जा रहा है जिस तरह से एक स्ट्रैटेजी के साथ, अगर जीडी बख्शी सर आ गए तो मुझे बता दीजिए। मैं मेजर जनरल सिवाच आपसे पूछ रही हूं कि क्या एक नया तरह का ये वॉरफेयर है जो अब हम दुनिया में देख रहे हैं, ये ड्रोन वॉरफेयर जो बड़ी तबाही मचा सकता है? एक एस्टिमेट में पढ़ रही थी सर कि ये जो ड्रोन्स हैं ये 50,000 रुपए से कम का एक ड्रोन है, लेकिन इसने जो तबाही मचाई है वो हजारों करोड़ों की है। हाँ बिल्कुल, देखो सुचरिता, ये नया लड़ाई का तरीका है और जो ड्रोन है एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है लड़ाई में। और जिस प्रकार से यूक्रेन ने एक ड्रोन का इस्तेमाल करके करीब करीब 40 एयरक्राफ्ट अमेरिका के डिस्ट्रॉय कर दिए, वो भी 4000 किलोमीटर दूर डीप इनसाइड। कभी भी रूस ने नहीं सोचा था कि ड्रोन वहाँ पर आ सकते हैं, मगर बड़े इनोवेटिव तरीके से यूक्रेन ने उनको अपने ट्रकों से अंदर ले गए और उसके बाद उनका इस्तेमाल करके उनके अंदर जो एक्सप्लोसिव था उसने जाके इन सटीक हमला किया। और मुझे लगता है ये लड़ाई का एक नया चैप्टर खुल गया। रशिया यूक्रेन वॉर में ऐसे काफ़ी चीज़ हुई हैं और मुझे लगता है ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती हुई लड़ाई किस मोड़ पे जाएगी इसका अभी कहना बड़ा मुश्किल है। कहीं बातचीत चल रही है कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई सलूशन निकले, सीज फायर हो, मगर मुझे लग नहीं रहा। जिस प्रकार से दोनों तरफ से रूस ने भी बहुत ज़्यादा यूक्रेन पे हमले किए और उसने रशिया के जो रूस ने
की में खार्किव, उड़ीसा और जापोरिजिया और डोनाबस के पूरे इलाके में उसने हमले किए। मगर जो सटीक हमला अब यूक्रेन ने रूस पे किया है, कहते हैं 50,000 करोड़ के करीब नुकसान हो गया है और उसके कई बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं जो कि महत्वपूर्ण थे Tu-95 और 40 के करीब जो बॉम्बर और एयरक्राफ्ट हैं उससे ज़्यादा की भी सुनने में आया। मुझे ये पूरा लगता है कि ड्रोन जो है आज की तारीख में एक इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल पड़ेगा, हमें इसके सबक सीखने चाहिए। हमने कहीं ना कहीं इजराइल हमास में भी ये देखा, जिस प्रकार से हमास ने बड़े इनोवेटिव तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया और आयरन डोम सिस्टम था इजराइल का किसी तरीके से सैचुरेट कर दिया। उस समय आप जो इशारा था सूचित था कि 50,000 का जो एक ड्रोन है वो एक उसको लाने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख की एक जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सच्चाई है, एक न्यू फ्रंट है और मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान में भी ये लेसन सीखे जाएंगे कि ये 4 दिन की जो लड़ाई थी इसके अंदर आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, आपने ना एयरक्राफ्ट आपके दोनों देश के आए IB क्रॉस किया, मगर फिर भी इतना डैमेज भारत वहां कर पाया। वहां पर उसने 9 जो थे पाकिस्तान के फ्रंट लाइन जो एक प्रकार टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बर्बाद किया और फिर 9-10 की रात को जो जिस प्रकार से हमने उनके जो 11 एयरफील्ड थी उसको बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे और इसका जितना जल्दी हम सीखें उतना हमें फ़ायदा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये आपकी एडवर्सरी आपके अगेंस्ट नहीं करेंगे, एडवर्सरी भी आपकी इस्तेमाल कर सकती है जैसे चीन और पाकिस्तान, मगर अच्छी इसमें यही बात है कि भारत के पास जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही पुख्ता निकला, जिसके अंदर S-400 भी है, आकाश तीर भी था, उसमें बैरक मैं इसको मैं हर वॉर फ्रंट को भारत के संदर्भ में देखना इसलिए चाह रही हूँ, मेजर जनरल GD बख्शी सर, इसलिए देखना चाह रही हूँ क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा वो तनाव जो भारत और पाकिस्तान के बीच था। हमने ये भी देखा कि हमने किस तरह से बॉम्ब किया, हमने किस तरह से ड्रोन्स भी भेजकर उनके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला किया। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है सर, ये क्या एक न्यू एज वॉरफेयर बन गया है और आने वाले समय में इससे भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम जाहिर तौर पर भारत के संदर्भ में इस हमले को देखना चाहते हैं। हमारे लेसन्स क्या होंगे इससे? नहीं, देखिए ये लेसन तो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि ड्रोन्स हैव क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। एक क्रांति ले आए हैं सैनिक मामलों के अंदर। RMA जिसे कहा जाता है, ड्रोन्स और एयर डिफेंस की सटीकता दोनों फुल प्रदर्शन में थे। जो हमारे हार्पी और हारॉप ड्रोन्स थे वो जाके उसके रडार्स को हिट कर रहे थे, रडार होमिंग ड्रोन्स। 4 रडार बर्बाद कर दिए, आसमान में जो है होल्स फाड़ दिए जिससे हमारे बाकी क्रूज मिसाइल वगैरह जाके सटीक टारगेट पर निशाना लगा सके। हमारे जो स्काई ड्रोन्स थे, स्काई वॉरियर ड्रोन्स, वो पेशावर तक पहुंच गए क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही थी हमारे नाविक, नेविगेशन बाय कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। 1 मीटर CEP एक्यूरेसी पे वो हिट कर रहे थे अपनी टारगेट्स बिकॉज जो हमारी ये कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट की थी। लेकिन बेटा ये जो हुआ है रूस के अंदर ये बहुत गंभीर है, यू कैनॉट मिनिमाइज। उन्होंने अटैक किया है रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे, विच इज एक लेग है न्यूक्लियर ट्रायड की, राइट? एक लेग है न्यूक्लियर ट्रायड की। न्यूक्लियर ट्रायड में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं जो मिसाइल्स फायर करती हैं। एक लेग को बर्बाद करने की कोशिश की है यूक्रेन ने। MI6 का नाम लिया जा रहा है इसके अंदर। उन्होंने अपने ड्रोन्स स्मगल किए अंदर और सरप्राइज हासिल कर लिया, वहां से ड्रोन फायर करके ये नुकसान पहुंचाया है रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को। ये बहुत गंभीर बात है और ये बात बढ़ सकती है। न्यूक्लियर अलर्ट पे है इस वक्त रशिया के फोर्सेस।
मेरे को तो अंदेशा है कि वो ऑरेशनिक्स फायर करेंगे एंड दीज में नॉट बी कन्फाइंड टू यूक्रेन। ये यूरोप के लोग तो पगला से गए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में हुई, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में हुई, और जब तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं शुरू होती यूरोप में, ये लोग चैन की सांस नहीं लेंगे और खुद मरेंगे। न्यूक्लियर युद्ध भी हो सकता है वहां पे। ये ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। दे आर प्रिपेयर्ड टू फाइट। सर आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है। बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है ये। मैं एक बार बताना चाहती हूँ, अगर हम पर्ल हार्बर की तस्वीरें आज मैंने दिखाई, आज मैंने थोड़ी देर पहले वो त्रासदी की भी तस्वीरें दिखाई, आपके पास होंगी। अमित जरा वो तस्वीरें जरा चला दीजिए, क्योंकि हमें याद है कि कैसे एक पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था, उसके बाद उसके रिटेलिएशन में न्यूक्लियर हमला हुआ। जो त्रासदी पूरी दुनिया ने देखी, उसके बाद कभी किसी ने उस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक हकीकत है। एम्बेसडर वोरा को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, क्या पुतिन या फिर रूस उस हमले पर रिजॉर्ट कर सकते हैं, उस हमले का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने वहां देखा है कि एक बैठक चल रही है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर और उनके मूवमेंट को लेकर। लेकिन जो स्थिति इस वक्त है डिप्लोमैटिकली, एम्बेसडर वोरा, क्या पुतिन इस वक्त अकेले हैं? क्योंकि उन पर हमला हुआ, उनके एयरबेसेस पर उन्होंने एक रिटेलिएशन में हमला किया है, लेकिन पूरी दुनिया सोच रही है, पुतिन को जानते हुए, कि ये रिटेलिएशन वो नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बड़े अच्छे से आपने समझाया है और काफी स्पष्ट रूप से आपने बताया। फिर जनरल साहब की मैं बात सुन रहा था, ये सब ठीक है कि ड्रोन बड़े सस्ते होते हैं, लेकिन जो हथियार उनके अंदर लोडेड होते हैं वो इतने सस्ते नहीं होते। दिवाली के पटाखे नहीं है। चाहे $5000 का ड्रोन हो, लेकिन जो मिसाइल वो कैरी करता है वो काफी महंगी होती है, जिसके साथ उन्होंने हमला किया है। अब मैं बताता हूँ, आपने जिक्र किया था पर्ल हार्बर का। पर्ल हार्बर की कहानी अलग है मैम। 1941 में जापानियों ने जब हमला किया था, वो चाहते थे कि जो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है, यूएस पैसिफिक फ्लीट को वो तोड़ देंगे और फिर यहाँ से पूरा साउथ ईस्ट एशिया पे हुकूमत करेंगे। उन्हें रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। जापान के पास रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ द्वीप हैं, कुछ रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए किया गया था। और फिर अल्टीमेटली आपको मालूम ही है, कुछ सालों के बाद अमेरिका ने फिर हमला किया, नागासाकी हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए। अब मैं बेगिंस्की साहब की तस्वीरें देख रहा था, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे टार्जन का बाप बन गया हो। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अकेले में नहीं कर पाया। इसकी सहायता मिली है, इसको इंटेलिजेंस मिली है अमेरिका से। वो डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। अमेरिका से सहायता मिली और नेटो से सहायता मिली। पर सर, एम्बेसडर वोरा, ये बात तो उन्होंने खुद कही है। उन्होंने कहा हमने अमेरिका को सूचित किया था इस हमले से पहले। अब अमेरिका अगर ये कह रहा है कि उन्हें नहीं पता है, दोनों वर्जन्स में विरोधाभास है सर। हाँ। कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम, उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल सर, में से सच कौन कह रहा है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन पुतिन अपने सर्वाइवल के लिए और रूस के सर्वाइवल, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, मैंने भाई कई बार सुना है उसको, वो अब चुप नहीं बैठेगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो हम बात करते हैं, ये मेदवेदेव ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं ये यूरोपियन वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। एशिया नहीं लड़ेगा, अफ्रीका नहीं लड़ेगा, लैटिन अमेरिका नहीं लड़ेगा। पहले 2 वर्ल्ड वॉर्स में तो हम कॉलोनीज थे, तो भाग लेना पड़ा। यूरोप अपने आप को बर्बाद करेगा। मैम, मुझे कहना नहीं चाहिए, कहीं मेरे दिल में ये विचार आता है कि बहुत अच्छा होगा अगर यूरोप अपने आप को बर्बाद कर दे। बहुत तंग कर रखा है पूरी दुनिया को, जीने नहीं देते चैन से किसी को। तो मेरा मानना है मैम कि अब पुतिन खामोश नहीं रहेगा। अमेरिका को कुछ नहीं करेगा, अमेरिका तो बहुत दूर है, उसको नहीं मारेगा, लेकिन मारेगा यूक्रेन को, मारेगा फ्रांस को, मारेगा ब्रिटेन को। और आप देखेंगे इसका परिणाम। मेरा मानना है कि अगले 7 से 14 दिनों में, अगर मैं पुतिन साहब को पढ़ पाया हूं, अगले 7 और 14 दिनों के बीच में हो सकता है एक परमाणु, टैक्टिकल कहिए, स्ट्रेटेजिक कहिए, जो कहिए, एक परमाणु विस्फोट हो सकता है यूक्रेन में। और कोई नहीं, मेरे पैनल पे दूसरे मेहमान हैं एम्बेसडर वोरा जो ये बात कर रहे हैं। पहले जीडी बख्शी सर ने कहा, अब आप दूसरे मेहमान हैं जो ये कह रहे हैं कि परमाणु एक विस्फोट हो सकता है। मैं ये जानती हूं कि हमने जितनी बार भी ये चर्चाएं की हैं, हमारे मेहमान यही कहते आए हैं कि परमाणु युद्ध से परे है अभी, और परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेगा कोई देश। लेकिन आज मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं, एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं कि परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है रशिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बहुत घातक हो सकता है। लेकिन क्या उस
हद तक पहुंचा दिया गया है रूस को। मैं उसका असर बाकी दुनिया पर पड़ेगा, हर देश पर पड़ेगा। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं कि हमले के बाद रूस में हाई अलर्ट है और मॉस्को समेत कई शहरों में रेड अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की बात कही गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझिए कि मॉस्को में रेड अलर्ट होना, हमले के बाद रूस में हाई अलर्ट होना, यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूं क्योंकि आमतौर पर रूस में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे, उस दौरे पर मॉस्को के अंदर से जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं वहां आपको बता सकती हूं कि तस्वीरें ऐसी थी कि उस शहर को देखकर नहीं लगेगा कि वहां ये दुनिया, ये देश एक जंग लड़ रहा है। लेकिन अगर मॉस्को में भी रेड अलर्ट है तो आप समझिए कि इसके क्या मायने हैं। कर्नल नैन, मैं आपके पास आ रही हूं, इसका मायने क्या है? क्या रशिया कोई बड़ा पलटवार सोच रहा है, उसके बारे में विचार कर रहा है, या फिर प्लान तैयार हो चुका है? ठीक है, खुद यूक्रेन के एक हाई ऑफिशियल द्वारा यह कहना कि जब से इन्होंने ड्रोन अटैक किया है इनके स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस के ऊपर, स्ट्रेटेजिक जैसे जनरल बख्शी बता रहे थे, इनके T-20 पर या T-95 के ऊपर, ये एक साइलेंस जो हो रखा है अभी रशिया की तरफ से, जो कुछ आवाजें नहीं उठ रही हैं, ये बहुत खतरनाक है। इट इज वेरी डेंजरस। नंबर 2, रशिया में सिर्फ मॉस्को रेड अलर्ट पे नहीं है, रशिया के अंदर पूरे के पूरे ट्रकों की लाइन लग गई, पूरे ट्रक्स चेक हो रहे पूरे रशिया के अंदर, जहां भी आप देखो रोके लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तीसरा, यूक्रेन के अंदर कहा जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर जो है वो पूरा सेम सब रेड अलर्ट टाइप से पूरा यूक्रेन रेड अलर्ट के ऊपर है, ये घोषणा कर दी गई है। और जहां तक सवाल है आपका कि ये जो सिचुएशन बनी इसके अंदर जिम्मेवार कौन, मैं जनरल बख्शी की एक डिबेट देख रहा था तो उसके अंदर उन्होंने एक शब्द यूज किया था सर ने, बंदर। ये बंदर है सबके सब, जितने भी यूरोपियन देश के 32 देश हैं, इन्होंने पहले कॉलोनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे ये बंदर आपस में लड़े, वर्ल्ड वॉर 1 किया, वर्ल्ड वॉर 2 किया। अब शायद ये बंदर पागल भी हो गए हैं कि ये समझ नहीं रहे कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ इस पूरे इलाके में तो पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगी। रही बात ट्रंप की, जैसे आपने बताया था कि ट्रंप ने कहा और मेडवेदेव ने कहा था कि आप ये आग की बात मत करें, तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। उसके बाद जब ट्रंप से दूसरा सवाल किया गया तो सुचारिता, ट्रंप ने यह कहा था कि वेट फॉर 2 वीक्स। और जैसा आप कह रहे हैं कि यूक्रेन ने उनको नोटिफिकेशन किया है इस अटैक से पहले, और यह भी बताया गया है कि ट्रंप को भी यह बात मालूम थी, इसमें ट्रंप इज ऑल्सो इन्वॉल्व। बट मेजर पार्ट जो इसमें रोल अदा किया गया है वो किया गया है MI6 द्वारा, दैट इज यूके, ब्रिटेन। इन लोगों ने ही अपने एजेंट्स के थ्रू ये सारे ट्रक जो हैं वो मदद की है, इंटेलिजेंस जो है इसकी यूक्रेन की, उनके साथ मिलकर ट्रकों को भेजने की ट्रेनिंग दी गई है यूक्रेन के इंटेलिजेंस को इन लोगों द्वारा। पिछले 1.5 साल के अंदर पूरी प्लानिंग के अंदर ब्रिटेन पूरी तरीके से शामिल था, और आज पूरा ब्रिटेन थर्रा रहा है। वहां पे घोषणा भी हो गई है कि सभी के सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। ब्रिटेन ने अभी अमेरिका से डिमांड की है आज ही कि हमें आपके F-37 बॉम्बर्स, न्यूक्लियर बॉम्बर्स चाहिए। मारना बिल्कुल साफ है। जहां तक रशिया का सवाल है, जो सवेरे से डेवलपमेंट हुई है सुचारिता, उसके अंदर UTV जो इनके 76 डूम्सडे रेडियो स्टेशन है, उसमें से 8 मैसेजेस हैव बीन ऑलरेडी पास्ड, 8 मैसेज आ चुके हैं। और अगर आपको याद हो 2 हफ्ते पहले ही ये रिहर्सल चल रही थी डूम्सडे रेडियो स्टेशन के ऊपर। इनके सबमरीन्स जो है वो जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो पानी में उतर चुकी हैं। इनका जो न्यूक्लियर बेड़ा है वो अलर्ट पे है। इनके जितने भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, साइलोज हैं, या फिर उनके जो भी लॉन्चर्स हैं, दे आर ऑन वेरी हाई अलर्ट एंड सिक्योरिटी के अंदर हैं। देयर इज ए बिग मीटिंग्स गोइंग ऑन क्रेमलिन के अंदर, यानी मॉस्को में आज। सुचारिता, जैसे जनरल बख्शी बोल रहे हैं, दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। ये हम लोग टेक्निकल बात करें कि इस तरीके से किया गया या ड्रोन्स के माध्यम से किया गया, या ड्रोन में जो ड्रोन यूज किए गए उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज की गई है इस बार पहली बार इन लोगों ने, और फाइबर सपोर्टेड जो है वो यूज किए गए हैं, क्या नाम, जो ड्रोन्स हैं सुचारिता, ताकि वो उनके सिग्नल्स ना पकड़ पाए रशिया। इन लोगों ने सर, मैं तो एक चीज ये कहना चाह रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ मेरे जो मेहमान हैं, मैं ये तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, ये अपने आप में जिस तरह का एक हमला किया गया,
दुनिया के देशों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में कितने वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं। तो सामने जो दूसरा मुल्क है या फिर दुश्मन मुल्क है वो इस तरह का कोई हमला कर सकता है, इसकी एक चेतावनी भी है इस तरह के हमले से। लेकिन इन सब के बीच में जो बात करना चाह रही हूं वो डोनाल्ड ट्रंप की है, और मैं इसलिए कहना चाह रही हूं कि ट्रंप मामलों को सुलझा रहे हैं या वो मामलों को और भड़का रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। और ये मैं क्यों कहती हूं, क्योंकि इजराइल हमास में मध्यस्थता की कोशिश की थी, और ये हमास के साथ नहीं थी मध्यस्थता, ये फिलिस्तीन के साथ कराने की कोशिश की। हमास ने बात नहीं मानी, इजराइल ने भी कहा हम जंग जारी रखेंगे, वहां पर कुछ नहीं हुआ, हमास से बंधक रिहा नहीं करा पाए ट्रंप। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में समझौता नहीं करा पाए, ये भी एक हकीकत है। वो कहते थे कि मैं अगर सत्ता में होता तो ये होता ही नहीं। ट्रंप और पुतिन के बीच बात भी हुई थी, आपको याद है कि उस बात के बाद उन्होंने पुतिन की बहुत तारीफ की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बात यहां तक आ गई कि रूस ने और पुतिन ने धमकी दे दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की। वहीं ट्रंप ने जेलेंस्की से भी बात की थी, लेकिन वो तीखी बहस हो गई, उसका भी एक विजुअल आया, वीडियो आया था, वो भी आप लोगों ने देखा। तो यूक्रेन और रूस के बीच एक तरह से मध्यस्थता नहीं करा पाए। अब ट्रंप पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं। वहीं आपको याद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, वो बार बार कहते हैं मैंने मीडिएशन कराया है, मैं मध्यस्थ करा रहा हूं, ये कह कहकर वो टांग अड़ाते रहे। उसके बाद उन्होंने उसमें यू टर्न भी ले लिया। एक दो बयान उन्होंने ऐसे भी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने यू टर्न नहीं, मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। तो ऐसे में सबसे शक्तिशाली देश का एक प्रतिनिधि, एम्बेसडर वोरा, पहले आपके साथ रही हूं, जीडी बख्शी सर को लीजिए स्क्रीन पर। एम्बेसडर वोरा सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति, लेकिन क्या ये भरोसे के लायक नहीं है? उस पर कौन भरोसा करता है? शायद वो अपने आप पे भी भरोसा नहीं करता। जो वो जिस तरह की बातें करता है, कभी ये कभी वो, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। अपने का समझना बड़ा मुश्किल है ये जनरल बख्शी साहब से और बाकी आपके मेहमानों से। मैं भी ये कहूंगा, मैं तो रहा हूं, मिला हूं, देखा है, उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया है, लेकिन अगर इन्हें समझ सको तो मुझे भी समझाना। ही इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। ये इस टाइप का व्यक्ति है जो आई थिंक ही एंजॉयज, उसको मजा आता है कि मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ, कि लोग मुझे समझ न सके मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं या तो फिर इसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, या कोई अपने आप से बहुत मोहब्बत है एटसेट्रा, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ। लेकिन मेन चीज अब है कि अब रूस नहीं रुकेगा। मेरा मानना है दैट इज इनफ। दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर ने हमला किया था सोवियत संघ पर, तो वहां पे फिर सोवियत संघ ने उसको सबक सिखाया था। रूस इज अ सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन, वो मारेगा बुरी तरह। और अगर लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का इस समय इस्तेमाल किया, सबसे बड़ा बेवकूफ इस जंग में ब्रिटेन रहेगा। वो क्या है ना, स्टार वॉर्स जो उनका प्रधानमंत्री बना फिरता है, वो 100 साल की डील कराया यूक्रेन के साथ, पागल हो चुका है। अभी तक ब्रिटेन ने नहीं देखा कि इसके क्या नुकसान। पेरिस तो झेल चुका था, हिटलर की फौजें जब वापस आ रही थी, हिटलर ने कहा इस पेरिस बर्निंग, नहीं जलाया था। लेकिन ब्रिटेन को अब बहुत, मेरा मानना है सबसे ज्यादा बकवास वो करता है स्टार वॉर्स, जो भी वहां का प्रधानमंत्री है, उसको मार पड़ेगी और यूक्रेन को पड़ेगी। हो सकता है यूक्रेन बच जाए, ब्रिटेन को मार पड़ेगी। मैं ये आप देखिए। मैं सर, जो बात आपने कही, जीडी बख्शी सर के पास एक बार जा रही हूँ। मेजर जनरल, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त एक मध्यस्थ की बात पहले भी हो रही थी। बहुत से लोग ये मान रहे हैं, सर आपसे पूछूंगी, क्या रशिया के लिए अब एक पलटवार करना और एक बहुत ही घातक हमला यूक्रेन पर करना जरूरी हो गया है? क्योंकि हम बार बार शुरुआत से, जब ये जंग शुरू हुई थी पिछले 3 साल पहले, ये कहते थे कि रशिया तो एक बहुत पावरफुल देश है यूक्रेन के कंपैरिजन में, लेकिन यूक्रेन ने आज ये कर दिया। तो इसके बाद क्या रशिया के लिए एक मजबूरी हो गई है कि वो ऐसा जवाब दे कि वो मैसेजिंग सिर्फ यूक्रेन के लिए ना हो, पूरी दुनिया के लिए हो? नहीं, देखिए, रशिया शुरू से कहते आ रहा है कि साहब यूक्रेन तो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है ना। यूक्रेन के पीछे पहले तो जब तक बाइडन, चचा बाइडन थे, तो पूरी यूनाइटेड स्टेट्स, CIA और आर्म्ड फोर्सेस का सपोर्ट था उसके पास। वही उसको दे रहे थे टारगेटिंग डेटा, वो टारगेट कर रहे थे उसके क्या कहते हैं, ये हाई मार्स को, उसके जो स्टॉर्म शैडोज को, उसके जो बॉम्ब जो वो भेज रहा था, उसको कौन टारगेटिंग कर रहा था, कौन डेटा एंट्री कर रहा था? सब अमेरिकन्स कर रहे थे, सब नेटो वाले कर रहे थे। ठीक है साहब,
और वो देवर फाइटिंग टिल द लास्ट यूक्रेनियन, क्योंकि ये जो वानर सेना का कमांडर है ये बड़ा खुश हो रहा था कि पूरी दुनिया में मेरी वाहवाही हो रही है, मैं चौधरी दिख रहा हूं। ये दूसरी बात है कि इसके 8 मिलियन लोग देश छोड़ के भाग गए हैं, 1 मिलियन मारे गए हैं, 250,000 ने डेजर्ट कर दिया है। लेकिन ये लड़े जा रहा है, इसने जो एज है भर्ती की वो 25 साल से उठा के 18 साल कर दी है। टीनेजर्स पकड़ पकड़ के लड़ाई के मैदान में झोंक रहे हैं, मरवा रहे हैं। अपने देश को तो सवा सत्यानाश करा ही दिया, अब यूरोपी जो है वो इसकी पीठ थपथपा रहे हैं। तू लड़े जा, अगर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चले थे शांति कराने, अरे साहब कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, क्योंकि लड़ाई तो होगी तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में होगी जी। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है, रेडिएशन पूरी दुनिया पे आएगी साहब। हाँ। पूरी दुनिया के ऊपर आएगी। ये पागल लोग हैं, ये वाकई ही इनकी अकल घुटनों से भी नीचे है। इनको दिख नहीं रहा था कि ये, एंड देयर इज समथिंग इन मिलिट्री हिस्ट्री, व्हेन यू सक्सीड सो मच दैट इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। यू नो, आपने एग्जाम्पल दिया था क्या कहते हैं पर्ल हार्बर का जी। जापान सक्सीडेड अमेजिंगली इन पर्ल हार्बर, Yes. लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो जंग हारे और उनके ऊपर 2 बम गिरे हिरोशिमा नागासाकी पे, तब जाके लड़ाई अंत हुई थी। ठीक है, तो ये शुरुआत तो कर दी है। ये चाहे नाचे चाहे भंगड़ा करे कि मैं जीत गया, मैंने मार दिया, मैंने ठोक दिया। जो चुप्पी हमने रशिया से देखी है वो ऑमिनस है, इट इज ऑमिनस। ये देखिए बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। शायद न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करे ना करे, लेकिन जो ऑरिशनिक्स हैं, हाँ। कन्वेंशनल वॉरहेड वाले, हाँ। उनका चलना बहुत जरूरी है। जेलेंस्की साहब को ला के कहीं छुपा दिया गया है, क्योंकि नाउ दे विल गन फॉर जेलेंस्की पर्सनली। इस वक्त सर जिस तरह से दुनिया में अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं, अब वो छुपा ही रहे तो हम अच्छा होगा। मैं फिर कहूंगी कि मैं एक थोड़ा सा इसे भारत सेंट्रिक देखना चाहती हूं, क्योंकि भारत के लिए इस वक्त हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले हम जिस तरह के एक तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच देख रहे थे, दुनिया में एक अलग अलग फ्रंट्स खुल गए हैं। अब ये क्या वो समय हो गया है कि हर देश अपने लिए अपनी जंग लड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार बताऊं कि चीन का एक बयान आया, मेजर जनरल सिवाच मैं आपके पास आ रही हूं उसके बाद। यूक्रेन वॉर पर चीन का निशाना, चीन ने अमेरिका पर निशाना साधा है और युद्ध के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, ये चीन कह रहा है। युद्ध का मुख्य कारण नाटो का विस्तार है और अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण ही यूक्रेन रूस वॉर हुई है, ये कह रहा है चीन। वो कह रहा है कि इस जंग की जड़ में ही अमेरिका है, तो अब अगर अमेरिका ने ही ये जंग करवाई है तो उसे क्यों ना इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। अब मेजर जनरल सिवाच आपसे पूछूंगी, अब इस वक्त जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, इसका हश्र क्या हो सकता है? जैसा मैंने कहा कि इस वक्त हर देश अपने लिए एक जंग लड़ रहा है। अब चीन भी खुलकर मोर्चा संभाल रहा है, वो अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। अमेरिका खुलकर चीन और रूस के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। हमने तो लगा था कि ट्रंप आए हैं तो वो पुतिन से बात कर रहे थे, घंटों फोन पर बात हो रही थी, लग रहा था कुछ हल निकलेगा, ये हो गया। हाँ बिल्कुल, देखो सुचरिता, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने एक रोल प्ले किया इस लड़ाई के अंदर घी डालने का। सच्चाई है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है रशिया यूक्रेन लड़ाई में, क्योंकि उसके जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था वो चला है, उसके हथियार बिके हैं और जो छोटे छोटे देश थे वो भी डरने के ज्यादा से ज्यादा हथियार कर रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन नेटो ज्वाइन कर गए हैं और ऐसे में जिस प्रकार से अमेरिका ने हेल्प की है यूक्रेन की और बाकी नेटो कंट्री ने, यह लड़ाई यूक्रेन वर्सेस रूस नहीं है, यह लड़ाई नेटो वर्सेस रूस है। ये पूरा नेटो खड़ा है यूक्रेन के पीछे। मगर ये नहीं समझ आया कि यूक्रेन को आप ऐसे करते रहेंगे। जिस प्रकार से यूक्रेन ने अभी जो नुकसान किया है रूस पे, पुतिन तो पलटवार करेगा और इस लड़ाई का दायरा बहुत जोरों से बढ़ेगा। और यह सच्चाई है, इस लड़ाई के दायरे के अंदर अब यूरोपियन आएंगे और नेटो कंट्री में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पोलैंड भी आ जाएगा, कहीं आपका ब्रिटेन भी आएगा और फ्रांस भी आएगा, जर्मनी के भी चांसेस हैं, क्योंकि रूस जो है रुकने वाला नहीं, वो यूक्रेन पे भी पलटवार करेगा और इन कंट्रीज पे। क्या ये न्यूक्लियर हो सकता है? देखो अभी तो ऐसा नहीं लगता कि वो न्यूक्लियर होगा।
होगा, क्योंकि अभी भी जो पुतिन है वो सेंसिबल है और वो पक्का बदला लेंगे, बहुत जोरों से बदला लेंगे। यूक्रेन को देखिए, आपने जो बात कही है, यूक्रेन आपने जो बात कही है सर, वो कुछ नहीं रह गया। तो ये समझना है आने वाले टाइम में। आपने जो बात कही मेजर जनरल, वो सीधी बात, स्पष्ट बात यही है। मैंने फिर कहा कि हमारे पैनल पे आज अगर ये बात कही जा रही है, आप लोग बहुत जानकार लोग हैं, आपने दुनिया देखी है, आपने युद्ध देखे हैं, और अगर आज आप ये कह रहे हैं कि रूस जैसा देश परमाणु हमले के बारे में कदम उठा सकता है, उसे वो जानते हैं कि इससे बर्बादी क्या हुई है, पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है और मुझे जैसा लगता है हर देश को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।